सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज योर लेक्चर नंबर 20 एंड वीक 13। स्टार्ट हमने करना है वोल्टेज डिवाइडर बायस से। वालेकुम अस्सलाम। So this is ADC and you are in fall 2020. Today date is what? 16. और टॉपिक जो है ना वो डीसी बाइसिंग नंबर 1, डीसी बाइसिंग में हम वी हैव कवर्ड डिफरेंट बाइस कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सी बाइस कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं? 6 बाइस, एमीटर बाइस, ये दोनों हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे दे आर वोल्टेज डिवाइडर बाइस। Then we will move on collector feedback bias. Then we will see common base configuration. एक्चुअली जो आप ये वाली बाइसिंग हैं सारी की सारी, ये आप देख रहे हैं इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन then common base configuration, common collector configuration, और नंबर 7 के ऊपर आती हैं मिसलिनियस बाइस कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में और आप कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो गो थ्रू करेंगे। तो these all are basically the DC बाइसिंग ऑफ BJT एम्पलीफायर। BJT इसमें NPN हो या PNP दोनों कवर्ड हैं, NPN और PNP। अभी मोस्टली हम देख रहे हैं NPN को, बट ये सारे के सारे सर्किट्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग PNP एज वेल, ठीक है। ओके, Yes, sir. राइट। Then next thing would be we would move on to design problems, design of DC
बाइस सर्किट, ठीक है। कि हम जितने भी ये सर्किट्स हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर ट्रांजिस्टर को बाइस करना, तो हम इन सर्किट्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर गिवन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपको डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन गिवन हो या लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट आपको दे दिया जाए कि इस पॉइंट के ऊपर ट्रांजिस्टर को बाइस करना, तो फिर आप इन सर्किट्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अभी आप पहले स्टेप में डीसी सर्किट्स जितने भी डीसी बाइसिंग हैं, वो आपको सर्किट गिवन होता है और उस सर्किट को आप एनालाइज करके आप ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी सर्किट्स हैं ये वाले, इनको आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो दिस ऑल आर एनालिसिस ऑफ द सर्किट। जो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन, ठीक है। एनालिसिस में आप एनालिसिस करके आप क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यू आर फाइंडिंग द क्यू पॉइंट, ठीक है। आप उसकी आई सी क्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या जी सी ई क्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एट सो ऑन, ठीक है। बट फॉर डिज़ाइन यू आर your starting point is the location of the operating point. You are given the operating point, or you can say that value of VCE and IC are given to you, and you have to design the circuit and find out the component values which are when connected in the circuit results in the operating point. तो हम डिज़ाइन अप्रोच देखेंगे कि डिज़ाइन अप्रोच क्या है। Then we will see troubleshooting. Troubleshooting, ठीक है। आप these circuits, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमने चैप्टर 4 में वन बाय वन कवर करना है, सही। एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि किस डायरेक्शन में आप अभी इसको लेके चल रहे हैं, राइट। क्लियर। तो हम मेन जो है ना आपके पास ये नंबर 1 डीसी बाइसिंग सर्किट्स हैं, उनका एनालिसिस परफॉर्म करके क्यू पॉइंट कैसे फाइंड करना, चाहे वो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन है, मीटर बाइस है और या कोई और है। हमें सर्किट गिवन होगा, कंपोनेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने सर्किट की इक्वेशंस लिख के आपने करंट्स और वोल्टेजेस फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेज पे डिज़ाइन अप्रोच है। डिज़ाइन अप्रोच में आपको कंपोनेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी, सॉरी करंट्स और वोल्टेज की वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने रिवर्स ऑर्डर में कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सर्किट के जो पैरामीटर हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो फाइंड करना है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में, तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, वो ये है कि हम जो भी गिवन सर्किट होगा, इन सर्किट्स में से कोई हमें एक गिवन सर्किट है जो कि जिसमें कोई फॉल्ट वगैरह है, सर्किट जो है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी आउटपुट सही नहीं आ रही। तो बाय लुकिंग एट द आउटपुट हम कैसे उस सर्किट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर्किट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और फिर हम उसको ट्रबल शूट करें कि उसको हम रेक्टिफाई करें, प्रॉब्लम को करेक्ट करें सो दैट हमारा सर्किट सही काम करे और हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अलहदा से, इसका टॉपिक है गिवन है चैप्टर के अंदर, कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे, ठीक है। और इससे कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स भी हम उसके एग्जांपल्स देख लेंगे, बट बिफोर दैट वी वुड कवर few of these biasing circuits, ठीक है। So starting with section 4.5 voltage divider bias configuration. So this is your circuit of voltage divider bias, right? And you are given with these
component values and supply voltage, and the transistor beta is also given. You have to solve this circuit to find the operating point of this transistor. ठीक है कि इस ट्रांजिस्टर में कितना कलेक्टर करंट स्टैब्लिश हो रहा है और कितना इसका जो कलेक्टर 2 मीटर वोल्टेज हैं वो कितना इसके ऊपर स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक के ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, वो एक्टिव रीजन में है या नहीं है. So you can see here the operating point must be in the active region, so that we can use it as an amplifier and give some input, and we will get output corresponding to that input, and this output would be amplified version of the input. ठीक है. So towards that we first need to establish operating point on the characteristic midway between cutoff and saturation. ठीक है. So पहले जो हमारा इस वक्त फोकस है वो ये है कि इस सर्किट को मैं एनालाइज कैसे करूं टू फाइंड आउट दिस सर्किट क्वांटिटीज. करंट सर इक्वेशंस बनाएंगे आउटपुट और कलेक्टर का करंट फाइंड करना, और जो इसके ऊपर वोल्टेज अपीयर होंगे कलेक्टर टू मीटर वो फाइंड करना, और ऑफ कोर्स इसके अलावा भी करंट्स IB भी फाइंड करना है, IE भी फाइंड करना है. VBE ऑलरेडी हमें पता है 0.7 होंगे अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो, और VBC ये फाइंड करना, ये भी अननोन है. तो ये सारी क्वांटिटीज हमने फाइंड करनी है फॉर दिस सर्किट. तो अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है, पहले जो सर्किट्स देखे हैं फिक्स बायस है या एमिटर बायस सिंपल सर्किट्स थे, और उनको एनालाइज करने के लिए जो मैंने आपको कहा था कि वी वुड स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द इनपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, और उससे हम कोशिश करते हैं कि IB फाइंड करें फॉर कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में. हमेशा इस तरह से आप देखेंगे कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में या कॉमन कलेक्टर में कि आप हमेशा इनपुट लूप से जो करंट फाइंड करते हैं वो IB होता है. कॉमन बेस में आप बाद में देखेंगे कॉमन बेस में आपको IE फाइंड करना होता है एज एन इनपुट करंट, और IE फाइंड करके फिर IC फाइंड करते हैं, वो हम बाद में देखते हैं. पहले इसको हम कवर कर लेते हैं कॉमन एमिटर को. कॉमन कलेक्टर भी बिल्कुल इस तरह का ही है, हमें बहुत कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगी. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, द सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड फॉर द कॉमन कलेक्टर. ठीक है. तो दोनों कन्फिग्रेशन में एनालिसिस सेम एक ही तरह का. तो अगर आपने ये सीख लिया कॉमन एमिटर, तो कॉमन कलेक्टर भी समझ लें आपको इजीली आप उसको कर लेंगे. ठीक है. तो इसमें मैंने फिर सर्किट को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स कहे थे, स्टेप 1, 2 एंड 3. स्टेप 1 के अंदर आप इनपुट लूप लिखते हैं, स्टेप 2 में आप बीटा IB की इक्वेशन से आप IC फाइंड करते हैं, और स्टेप 3 में आप आउटपुट. तो देयर आर ओनली 3 स्टेप्स, इनपुट लूप और आउटपुट लूप और बीच में जाकर करंट की इक्वेशन. वेरी सिंपल प्रोसीजर. रिमेंबर दिस प्रोसीजर इज एप्लीकेबल इन ऑल सर्किट्स. ठीक है. जो भी मैंने ये सारे सर्किट्स आपको शो किए हैं, इन सारे सर्किट्स में ये 3 स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. ठीक है. एंड यू हैव डन दिस. तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि इस सर्किट को मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैं पहले स्टेप पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ IB. तो IB मैं कैसे फाइंड करूँ? इनपुट लूप लिख के मैंने IB फाइंड करना है स्टेप 1 में. जी. तो इनपुट लूप यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं मुझे कोई, कहाँ से स्टार्ट होगी इनपुट लूप? जैसे आप देखते रहें कि VCC से स्टार्ट होगी, R1 के थ्रू आके बेस एमिटर जंक्शन को कवर करेगी और ग्राउंड पे चली जाएगी. ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे मुझे बताएं कि इस जगह पे ना ये कैपेसिटर तो ओपन हो गया. ठीक है ना, ये DC एनालिसिस में. दिस इज नो मोर इन द सर्किट. ठीक है. जी अब सर. यहाँ पे जो सप्लाई लगी हुई है, यहाँ से जो करंट तो कर लिया ना. सॉरी सर स्टेप 1 तो होगा ना, एनालिसिस तो कर रहे हैं.
स्टेप 1 में क्या नहीं हुआ? सर आपने बताया था ना स्टेप 1 में एनालिसिस करते हैं। हाँ, स्टेप 1 में एनालिसिस करके केवीएल लिख के हम आईबी फाइंड करेंगे, तो वही मैं करने लगा हूँ। यस सर, वो सर वही बता रहा था। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 1 में इनपुट लूप लिखना चाह रहा हूँ, तो इनपुट लूप यहाँ से स्टार्ट होगी वीसीसी से और बेस एमिटर जंक्शन के थ्रू होते हुए ग्राउंड पे जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ना इस रजिस्टर R1 में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे एक नोड बन रही है, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। अगर मैं इसको लेट से I1 कहता हूँ, इसको मैं IB कहता हूँ, तो ये करंट होगा I2, ठीक है। तो इस लूप में कितने करंट्स आएंगे? I1 आएगा, फिर IB आएगा, फिर IE आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो उस इक्वेशन में 3 अननोन्स आ जाएंगे, I1, IB और IE। जी सर। तो एक इक्वेशन है और 3 अननोन्स, ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकता। अगर तो IB होता और IE होता तो फिर हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है इन दोनों को जो रिलेट करती है, IE इक्वल टू बीटा प्लस, नहीं हो सके सर। ठीक है। तो वो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक और करंट आ रहा है I1, उसका रिलेशनशिप मेरे पास IB और IE के साथ नहीं है। तो मैं इस तरह से ये लूप लिख के ना करंट फाइंड नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, ठीक है, राइट। यस सर। इसको ना इनपुट लूप को लिखने के लिए ना मैं थोड़ा सा ना इस सर्किट को मैनिपुलेट करता हूँ। और किस तरह से करता हूँ? मैं ना फॉर द टाइम बिंग इस बेस टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो मैं इस ओपन टर्मिनल से मैं टूवर्ड्स लेफ्ट अगर देखूँ तो मैं इस सर्किट को यहाँ से थेवेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है। थेवेनाइज जब करूँगा तो आपको पता है कि इससे जो लेफ्ट सर्किट होगा दैट वुड बी कन्वर्टेड इन 1 वोल्टेज सोर्स एंड 1 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस आ जाएगी एज कंपेयर टू 2 एंड वी विल हैव 1 वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इस केस में भी एक ही वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ना 2 के बजाय क्या बन जाएंगी? एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। और जब थेवेनिन में लगाता हूँ तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में वो रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द थेवेनिन सर्किट। ये जो ऊपर पर सर्किट है, इस सर्किट को मैं इस तरह से मैं रीड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लू जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज द सर्किट फ्रॉम दिस पॉइंट, बेस टर्मिनल, जहाँ पे ये बेस टर्मिनल है उसके लेफ्ट पे ना, इसको मैंने यहाँ पे इसको मोड़ के इसको सीधा कर लिया, यहाँ पे R1 को हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और VCC को यहाँ पे बैटरी के साथ शो कर दिया, ठीक है। तो दिस सर्किट इज सिमिलर टू दिस वन, देयर इज नॉट नथिंग डिफरेंट पोटेंशियली, ठीक है। और फर्दर जब मैं इसको थेवेनाइज करता हूँ और यहाँ से मैं R थेवेनिन देखता हूँ तो R थेवेनिन वुड लुक फ्रॉम दिस पॉइंट एज these two resistors becomes parallel, ठीक है। यू कैन सी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, जब मैं R थेवेनिन फाइंड करूँ तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो मेरे पास R थेवेनिन जो आ जाएगी इस पॉइंट पे, दैट वुड बी R1 इन पैरेलल विद R2, दिस इज R थेवेनिन, राइट। एंड व्हाट वुड बी E थेवेनिन एट दिस पॉइंट? जब मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ तो व्हाट वुड बी E थेवेनिन? E थेवेनिन इज सिंपली the voltage across R2, which is R2 into VCC divided by R1 plus R2. R2 into VCC divided by R1 plus R2. तो ये आपके पास थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगी। इन दोनों को मैं सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? जस्ट लाइक दिस, थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B towards left. So that circuit is simplified to 1 voltage source and one resistance, and they are in series, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाला सर्किट है यहाँ पे शो नहीं किया उसने, उसका जो कनेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द आउटपुट लूप, ठीक है।
तो इनपुट लूप में यू आर एंड अप विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रॉम द बेस टर्मिनल यू हैव रिड्यूस्ड द सर्किट इनटू दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट। आप ज़रा इसमें देखें, ये लूप बन सकती है आराम से। इनपुट लूप अगर लिखें जो कि सोर्स से चलेगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड फ्रॉम बेस एमिटर जंक्शन एंड टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये जो लूप इक्वेशन है ये आपकी ये बन जाएगी, ये लूप इक्वेशन ई थेवेनिन माइनस आई बी इंटू आर थेवेनिन, ठीक है, माइनस बी बी ई माइनस आई ई इंटू आर। इसमें अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं। इस इक्वेशन में सर्किट आपको यहाँ पे शॉन नहीं है, आई थिंक इस स्लाइड पे नहीं है सर्किट, आपको यहाँ पे नजर आए। इसकी ज़रा इक्वेशन लिखा ना आप अपने पास। पहले क्या लिखेंगे, ई थेवेनिन प्लस ई थेवेनिन माइनस आई बी इंटू आर थेवेनिन माइनस बी बी ई माइनस आई ई इंटू आर ई। आरवी दिस वन, ठीक है, सही। सर ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। जो लोग बैठे हुए हैं एनीवन Clear है, कैन, ओके, अभी बोले बता दो मुझे, अदरवाइज फिर मैं इसको बोर्ड पे ड्रा कर दूं। सर ठीक है, क्लियर है। यस ठीक है, सर। ठीक है, आईवी इक्वल टू आई थेवेनिन इक्वल टू हाँ, तो ड्रॉ कर भी दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके गुड, ठीक है। यस सर, इट विल डिफाइन मोर। तो आपके पास जो सर्किट था उसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो आपका ये बनता, this was R Thevenin, this one is E Thevenin, beta is given, this is base, this is emitter, so this one is VBE. This when this terminal is open and looking from this open terminal, you have Thevenized this circuit. You have, the circuit is reduced in one voltage source and series resistance. So this is Thevenin equivalent circuit, ठीक है। और उसके बाद जब थेवेनिन इक्विवेलेंट आप इसका डेवलप कर लेंगे तो देन आप इसको वापस कनेक्ट कर दें बेस के साथ। और अब इसमें जो करंट है वो आई बी इस डायरेक्शन में है इंटरिंग, दिस इज आई ई, ओके, एंड दिस इज कैपिटल आर ई। और जो दूसरा आउटपुट साइड पे सर्किट है उसको मैंने नहीं छेड़ा, वो वैसे ही आउटपुट टू आपकी चल रही है वी सी सी एंड आर सी। दिस करंट इज आई सी, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर एंड दिस वोल्टेज इज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वी सी ई, ठीक है। अब मैं इसमें जो इनपुट लूप है दैट इज दिस वन, दिस इज इनपुट लूप। और इनपुट लूप जब मैं लिखूंगा तो दैट वुड बी the applied voltage would be equal to sum of all voltage drops. This is one drop, this is second drop, this one is the third drop. Okay. So applied voltage is E Thevenin. This drop is IB into R Thevenin minus के साथ. This is VBE which is minus 0.7. And this drop is minus IE into capital RE equal to 0. ठीक है। सो इस इनपुट लूप से, अच्छा इसमें आर थेवेनिन क्या चीज़ है, आर थेवेनिन इज R1 इन पैरेलल विद R2। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस से दो वोल्टेज डिवाइडर में
उनको हमने थेवेनाइज करने जब किया तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थी, इस वजह से जो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा दैट वुड बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब सॉल्व करते हैं आप तो जो फार्मूला होता है वो इस तरह से आपका आ जाता है। एंड व्हाट वुड बी ई थेवेनिन कितनी होगी, दैट वुड बी R2 इंटू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो आपके पास रिजल्ट तैयार है। ठीक है, अच्छा इसमें नाउ यू हैव वन इक्वेशन एंड द डिजायर्ड करंट इज IB, but this IE is also in this equation. You can replace this IE with this equation as beta plus 1 IB. ठीक है, so just plug the value of IB, relationship of IB in this equation. You will get E Thevenin minus IB of Thevenin minus 0.7 minus beta plus 1 IB into RB equal to 0. Okay. Then you can take common the value of IB from this relationship as E Thevenin minus 0.7 divided by R Thevenin plus beta plus 1 into capital R. Okay. So this is how you solve the voltage divider bias configuration. Initially you have seen that you cannot directly apply the input loop. So the technique that you use is you just Thévenize the circuit from the base terminal. You open the base terminal and Thévenize the circuit towards the left of the base terminal, and you reduce the circuit into an equivalent voltage source and equivalent resistance, Thevenin equivalent, and then you can clearly see the input loop, and just applying the input loop you end up with the unknown quantity IB. Okay? So these are the Thevenin quantities and their relationships. You can find out these Thevenin equivalent quantities using the given circuit components and supply voltage. ठीक है, R1 R2 की वैल्यूज गिवन है, उसमें से उनको यूज करते हुए आप थेवेनिन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से इस फार्मूला से गिवन VCC and R1 and R2 just plug these values, you will end up with E Thevenin that you could show here, and apply the equation, you will end up with the required current IB. IB आपको इस गिवन सर्किट के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी हम इसके कर लेंगे, राइट? फॉलो कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. स्टेप 2 क्या होगा? जी sir. Output loop, sir. Output loop. Step 3 would be Output loop. आउटपुट लूप इसकी लिख लेंगे। अब ये ना कहना कि आउटपुट लूप भी लिखवा दें, ये आपके आउटपुट लूप की इक्वेशन है। लिख लेंगे ठीक है, सर। ये एक एग्जांपल है। सर आउटपुट लूप लिखा जाएगा सर। ठीक है, एग्जांपल फिगर एग्जांपल 4.8 फिगर 4.35। This is a voltage divider bias configuration with all components values given and supply voltage of 22 volts, beta is 100। जी सर। तो आप सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? IB की इक्वेशन जो अभी मैंने आपको लिखवाई है, इसमें E Thevenin और R Thevenin, E Thevenin का ये फार्मूला और R Thevenin is R1 in parallel with R2 और R1 into R2 divided by R1 plus R2।
आप ज़रा देखें R1 की क्या वैल्यू है 39 के, R2 3.9 के। 39 इंटू 3.9 डिवाइड बाई 39 प्लस 3.9, तो रिजल्ट वुड बी 3.55। तो ये आपकी आर थेवेनिन आ जाएगी 3.55, और ई थेवेनिन का फार्मूला में आप जब ये वैल्यूज प्लग करेंगे R2 3.9 के, VCC 22, और फिर R1 प्लस R2, जो थेवेनिन वोल्टेज बनेगी दैट वुड बी 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट्स आ जाएगा इसके अगेंस्ट 2 वोल्ट्स। आर थेवेनिन इज ऑलरेडी 3.55 के, और बीटा इज 100, तो बीटा प्लस 1 इज 101 इंटू आर ई, कैपिटल आर ई इज 1.5 के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देन आपका जो करंट आ जाएगा दैट वुड बी 8.38 माइक्रो एम्पियर। तो दिस करंट इज राइट एट दिस टर्मिनल, ठीक है, एंटरिंग इनटू द बेस। ठीक है, व्हाट वुड बी द करंट हियर, व्हाट वुड बी द करंट हियर, वो हम अभी नहीं बता सकते, उसके लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेंस को। लेकिन अभी जो करंट आपको ने फाइंड किया दैट कीप इन माइंड ये करंट इस पॉइंट पे है। कुछ करंट इधर से आ रहा था जो उसका कुछ पार्ट बेस में गया और कुछ आपका R2 में चला गया। ठीक है, देन you can find IC. IC would become as beta IB 100 into this current. You will end up with 0.84 milliampere. And then you have written the output loop equation, and by plugging the values, you have the voltage of collector meter as 12.34 volts. So this is the analysis of simple voltage divider by circuit. Any questions so far? No sir. ठीक है, अच्छा। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसने कहा कि एक और मेथड है जिसमें कि आप इनपुट लूप इक्वेशन जब लिख रहे थे तो आपको प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपको थेवेनाइज करना पड़ रहा था। तो विदाउट थेवेनाइजिंग द सर्किट यू कैन आल्सो सॉल्व द सर्किट डायरेक्टली यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ठीक है, Yes, sir. तो थेवेनाइज किए बगैर भी ये सर्किट सॉल्व हो सकता है, एंड दैट मेथड इज वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, एंड दैट इज कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। बट अप्रॉक्सीमेट जो एनालिसिस है इसका जो रिजल्ट होगा दैट वुड नॉट बी द एग्जैक्ट वन। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन आप इसमें कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। ठीक है, बट दैट एरर would be not significant if we see some condition here, कि इस कंडीशन को अगर हम अगर ये कंडीशन मीट कर रही हो तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर कंडीशन मीट ना कर रही हो और फिर भी अगर हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस लगाते हैं तो फिर एरर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, so that condition is this one. The condition is beta RE, if beta R is greater than or equal to 10 times R2, okay, then you can apply the approximate analysis, and the result of the approximate analysis would be close to the exact one, okay, and the error would be very small. Okay. So before applying the approximate analysis, you always first check the condition, that is this condition is true or not. If this condition is true, you can go for the approximate analysis, right? And if this Yes, condition, sir. if this condition is false, then you should not apply the approximate approach, because Yes, it would sir. give you the result which would have large error. सही है। जी सर। तो इस कंडीशन में आपने जो बीटा आपको गिवन है, जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिवन है, इनको आप मल्टीप्लाई करें एक नंबर आ जाएगा। फिर जो रेजिस्टेंस R2 आपको गिवन होगी वोल्टेज डिवाइडर में, जो नीचे वाली ग्राउंड के साथ वाले, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो आपके पास एक और नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को ना आप कंपेयर करके कंडीशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इट विल गिव यू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या, राइट। तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, देन व्हाट यू डू इज you find the value of VB here at this point, okay? VB here, ठीक है। तो पहले आपने करना कंडीशन को चेक, कंडीशन को चेक करने के बाद आपने यहाँ VB की वैल्यू फाइंड करनी है with the condition that this base terminal is open, ठीक है। आप जरा गौर से देखिएगा, अगर ये मेरा बेस टर्मिनल ओपन हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी, ये कैपेसिटर भी ओपन है, सही है, बेस भी ओपन है, कैपेसिटर भी ओपन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो VCC से जो करंट आएगा R1 से होता हुआ वो किधर जाएगा, बेस में नहीं जा सकता, बेस ओपन है, कैपेसिटर में नहीं जा सकता, ये भी ओपन है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो सीधा R2 में जाएगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, Yes, sir. अच्छा। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट वुड सिंपली बी डिटरमिन्ड बाय एज इफ के ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं, क्योंकि जब कोई भी कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तो उनमें सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में करंट सेम है इसलिए ये दोनों एज इफ क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो बाय considering these two resistors in series, we can find the voltage at the middle of these two resistors by using the voltage divider formula. So that is the formula here. This is the formula. Okay. This is voltage divider formula. Okay. यस सर। Yes, sir. Okay. तो पहले आपने क्या किया, कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद आपने कहा जी कि दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं, तो आपने उनके मिडल के ऊपर जो वोल्टेज है वो फाइंड कर ली और यही वोल्टेज आपकी VB कहलाएगी, ठीक है। तो इस सर्किट में यही वोल्टेज क्या होगी, VB होगी। अगर ये वोल्टेज VB है तो आप मुझे बताएं कि मैं VE की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। If I know voltage here, can I tell voltage here? यस सर। Exactly, क्यों कि तो वही इन दोनों के डायरेक्ट दरमियान, डेरिवेशन के कंपोनेंट नहीं है। इन दोनों के दरमियान वोल्टेज मुझे पता है कितनी है, 0.7 है। Yes, sir. तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट के पोटेंशियल में सिर्फ 0.7 का फ़र्क है। अगर मुझे ये वोल्टेज पता हो तो ये वोल्टेज मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो यहाँ कितने होंगे, 3.3, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.7। 0.7 का. 3.3 में 0.7 ऐड करूँगा 4 आ जाएगा। अगर Yes, मुझे sir. यहाँ वोल्टेज पता हो यहाँ वोल्टेज है 2 वोल्ट, अगर यहाँ 2 वोल्ट्स हैं तो यहाँ कितने होंगे, 1.3, यस सर। ठीक है। तो दोनों में 0.7 का ही फ़र्क है और ये वोल्टेज इस वोल्टेज से हमेशा हायर पे है, यहाँ की वोल्टेज हायर पॉइंट पे है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ओके सर। So with this, if I know voltage at VB, I can find out voltage at VE by using this equation. और नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास VE अगर आपके पास आ जाता है तो आप IE फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, VE डिवाइड बाय RE, ठीक है। एंड इफ यू नो IE, you can also tell about IC, because IC and IE are approximately equal. तो आपका Q पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं Q पॉइंट की, और फिर आपके पास IC अगर आ गया तो आप आउटपुट लूप से VCE फाइंड कर लेंगे। So this is how you can solve this circuit using approximate approach, ठीक है। So let's say we do this example
for the circuit shown in figure 4.35 by using the approximate technique, and then we will compare the answers of these two quantities. ठीक है, तो सर्किट हम देख लेते हैं 4.35 कौन सा सर्किट है जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये वही वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट है 4.35 with these component values। तो हम इसको अब सॉल्व करना चाह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट अप्रोच से। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, पहले हमने वो कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है, बीटा आर ई शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 टाइम्स R2। तो बीटा इज 100, आर ई इज 1.5 के, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स 3.9 के। तो इसमें हम देखते हैं बीटा आर इज this is the condition 100 into 1.5 k should be greater than 10 into 3.9 k। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 150 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 39 के। तो 150 k is greater than or greater than 39 k। Is it true? Yes. So condition is satisfied. If condition is true, we can apply approximate approach। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम एग्जैक्ट एनालिसिस यही करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कंडीशन अब ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम आगे चलते हैं, वी बी फाइंड कर लेते हैं। वी बी हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स, 2 में से 0.7 निकाले 1.3 आ गया वी ई, और वी ई आ गया तो वी डिवाइड बाई आर ई किया तो आई ई आ गया विच इज आल्सो आई सी, और आई सी आ गया तो हम वी सी ही फाइंड कर लेंगे। तो ये थेवेनाइज नहीं करना पड़ा आपको, शॉर्टकट मेथड है, और फिर उसको यूज़ करते हुए आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया। तो रिजल्ट अगर मैं नोट करूं तो ये 12 वोल्ट्स आ रहे हैं VCE इस सर्किट के। पहले कितना आ रहे थे वो यहाँ पे उसने कुछ मेंशन किया, VCE 12.03, और पहले इस एग्जांपल में उसने साइन किया है, इसी एग्जांपल में 12.34। ठीक है, तो what you can comment on this comparison? Can anyone comment on this? हमने एक ही सर्किट को सॉल्व किया दो मेथड्स से, एक हमने अप्लाई किया थेवेनिन और दूसरा अप्लाई किया अप्रॉक्सीमेट, और दोनों के आंसर्स को मैंने कंपेयर किया। तो VCE का एक केस में रिजल्ट आ रहा है 12.34, दूसरे केस में आ रहा है 12.05। आप बताएं। उससे तो अप्रॉक्सीमेट हुए ना। Which one is better approach? 12.34। एग्जैक्टली ये वैल्यू जो है ना एक्यूरेट है, ठीक है ना। ये बेटर अप्रोच है कि अगर आपको एक आंसर जो है ना करेक्ट आंसर चाहिए, लेकिन अगर आप उसको करते हैं अप्रॉक्सीमेट अप्रोच से तो आपका आंसर एरर में होगा, बट दैट एरर वुड नॉट बी लार्ज। ठीक है, अभी आपने देखा भी है इसको। ठीक है, यस सर। ओके। इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन है कलेक्टर फीडबैक। ये शायद मुझसे मिस हो गई थी। दिस अनदर बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन विच इज कॉल्ड कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो ये रेजिस्टेंस होती है RB, ये RB यहाँ पे VCC से आ रही थी पहले, अब उसमें वहाँ से कनेक्शन ब्रेक करके इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। इसका मतलब इनपुट लूप में जो इनपुट पे जो करंट आएगा ट्रांजिस्टर को, वो इस सप्लाई से ही आएगा, एक ही सप्लाई इसमें कनेक्टेड है, लेकिन वो इस पाथ से आएगा। ठीक है, और इसको इनपुट लूप को बाइस करेगा, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगा,
ठीक है। So this is still a valid biasing configuration जिसमें कि इनपुट लूप को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, बेस मीटर जंक्शन को और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है एंड यू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है। So can you solve this circuit by using those 3 steps: input loop, step 2 and 3? कोशिश कर सकते हैं सर। सर कर सकते हैं। यस सर, हो सकता है। मुझे ये एक क्वेश्चन का ना आंसर दे दो पहले, फिर ना उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा गौर से देख के बताओ कि जो रेजिस्टेंस है ऊपर टॉप पे RC, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा ये VCC से आके, तो ये कौन सा करंट होगा? ये IC होगा, IB होगा या IE होगा? इन तीनों में से कौन सा होगा? सर जो RC में से सर flow आईसी कर होगा। आईसी होगा। IC. यस सर। Take your time and think over it again. गौर से देखें और फिर मुझे यहाँ पे कुछ करंट लेबल भी किए हुए हैं उसमें सर्किट पे। सर आरसी में से फ्लो करेगा तो वो आईसी होगा। जी बाजी साहब जरा देखें ना, RC के जो बॉटम के ऊपर ना एक नोड बनी हुई है कलेक्टर के ऊपर। सर I प्राइम C होगा। आईसी और आईबी का दोनों का वो होगा, क्या कहते हैं, प्लस होगा, ऐड जो होंगे दोनों। कौन कौन से दोबारा बताओ? आईसी और आईबी। एग्जैक्टली, IC और IB का एडिशन जो होगा दैट वुड फ्लो इन RC। यस सर। तो इन दोनों करंट का जो एडिशन होता है उसको हम एक और करंट कहते होते हैं। कौन सा करंट होता है वो? आईई होता है, इमिटर करंट। IE होता है। इसका मतलब है कि जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ कि RC में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IB, IC और IE में, तो आंसर वुड बी IE। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बस ये चीज़ हम अगर नोट कर लिया आपने, अब हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी, इनपुट लूप इक्वेशन, और हमें पता है कि इस रजिस्टर में क्या ड्रॉप आएगा, IE इंटू RC आएगा, इसमें क्या ड्रॉप आएगा, IB इंटू RB आएगा, इसमें क्या ड्रॉप आएगा, IE इंटू RE। तो ये सारे ड्रॉप्स को मैं ना इनपुट लूप में, ये वाली जो लूप नज़र आ रही है, इनमें ऐड करूँगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू VCC। तो ये टॉप पे जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है और ये इनपुट लूप इक्वेशन ही है, VCC और ऑल द ड्रॉप्स। ठीक है। तो 3 रजिस्टर्स पाथ में, 3 रजिस्टर्स आ रहे हैं, इन तीनों के ऊपर ड्रॉप, और एक और ड्रॉप आ रहा है बेस मीटर जंक्शन का, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। जो RC में जो करंट इसमें लिखा है IC डैश, वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, IE बन जाएगा। ठीक है। और IE और IC दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो इसको मैं IC भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं सर आप कह सकते हैं। ठीक है, गुड। तो इसकी जगह फिर मैं बीटा IB लिख दूंगा, ये IB रहेगा। इस I की जगह फिर मैं बीटा IB या बीटा +1 लिख दूंगा, और फिर इस इक्वेशन से मैं फाइंड कर लूँगा IB, और IB फाइंड करने के बाद मैं फाइंड कर लूँगा IC, और फिर आउटपुट लूप लिख के मैं आउटपुट लूप लिख के मैं VCE फाइंड कर लूँगा। ठीक है, VCE सही। ये इसका एग्जांपल है, इसको आप कर लें। ठीक है। यस सर। यहाँ पे ना एक और स्ट्रक्चर दिया इसमें, किया इसने ये है कि जो रेजिस्टेंस RF लगी हुई थी ना यहाँ पे, उसको इसने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। लेट्स इन दोनों को मिला के ना बन रहे हैं कितना, 91 के ये हैं और 110 के ये हैं, तो 100 एंड 201 बन जाएगा। तो Yes, 201 एक रजिस्टर लगाने के बजाय ना इसको उसने स्प्लिट कर दिया इन दो में, और बीच में एक कैपेसिटर लगा के ना इसको ग्राउंड कर दिया।
अच्छा, अगर हम ये कहें जी कि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो कैपेसिटर तो ओपन होगा ना। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर। डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर ओपन है तो इन दोनों रजिस्टर को आप एक रेजिस्टेंस के तौर पे शो कर सकते हैं 201 के की, और यस वैसे सर। सॉल्व करेंगे जैसे अभी आपने ऊपर देखा सर्किट। तो वो ये फिर इसने वो फिर क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि आप जब इसका चैप्टर 5 में एसी एनालिसिस करेंगे ना, तो उस वक्त इस सर्किट में और जो अभी आपने ऊपर सर्किट देखा जिसमें कि डीकपलिंग नहीं है, सिंगल रजिस्टर, दोनों के एसी एनालिसिस में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है। जी सर। और इस सर्किट का एसी एनालिसिस बहुत इजी होगा एज कम्पेयर टू दी अदर वन। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें ना आपका जो इनपुट साइड और आउटपुट साइड वो टोटली डीकपल हो जाएंगी। ठीक है, वो बात की बात है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप करते हो कि हर जो सर्किट है ना, उसके लिए एक सैचुरेशन करंट की कंडीशन चेक करते हो, सैचुरेशन करंट की, आईसी सैट। ठीक है। चाहे वो फिक्स बाइस है, एमिटर बाइस है, वोल्टेज डिवाइडर है, फ्लक्स फीडबैक है, वट एवर इट है, सैचुरेशन करंट की कंडीशन हमेशा। तो अगर मैं एक सिंपल सर्किट लूँ फिक्स बाइस का, पहले शुरू में जो ये सॉरी दिस वन। तो इस सर्किट का जो आप बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। एक मिनट, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ना हमें फायदा हो इसका। ये 4.1 के अंदर भी तो हाँ, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सर्किट में मुझे आपने बताना ये है कि जो इस सर्किट का कलेक्टर करंट होगा, ये इस कलेक्टर करंट की सैचुरेशन वैल्यू क्या होगी, मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है। दिस इज माय क्वेश्चन। इस सर्किट में कलेक्टर टर्मिनल में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, इसका मुझे आपने आंसर देना है अभी। With these component values and supply voltage, can any one of you tell me कि कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू इस सर्किट में क्या होगी। 12 वोल्ट्स। अभी जो है ना वो आपको ने जब इस सर्किट को सॉल्व किया है तो आपने कहा जी मैंने इसका कलेक्टर करंट कितना फाइंड किया था, वो फाइंड किया था 2.35 मिली एम्पियर। ये करंट था जब मेरा आई भी कितना था 47.08 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं किस तरह से इस आई बी को बढ़ाऊं, ये आई बी कैसे बढ़ेगा, डीसी तो फिक्स है, रजिस्टर भी फिक्स है, ये इनपुट सिग्नल जब मैं अप्लाई करूंगा ना आगे जाके, उसको मैं जब इंक्रीज करूंगा तो ये आई बी भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो यस सर। जब मैं इस करंट को इंक्रीज करूंगा तो आईसी भी इंक्रीज होगा ना। ये जी तो सर। आई भी बढ़ाता जाऊँ, बीटा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आई सी भी बढ़ता जाएगा। तो आई सी बढ़ते बढ़ते अब आई बी को तो मैं इंडेफिनेटली बढ़ा सकता हूँ जहाँ तक मैं चाहूँ, लेकिन कलेक्टर करंट इंक्रीज होते होते मैक्सिमम किस वैल्यू पे जाके लिमिट होगा, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया। अगर आपको लोड लाइन याद हो तो हमने कहा था कि क्यू पॉइंट आपने यहाँ सेट किया, आप आई भी बढ़ाएंगे तो क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर और बढ़ाएंगे तो फिर आप इधर आ जाएंगे, और
इस पॉइंट के पास लोड लाइन के इस रीजन में जो है ना वो ट्रैप होता जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। तो करंट इससे मज़ीद बढ़ेगा नहीं। ये वाले जो फाइनल करंट, मैक्सिमम करंट का पॉइंट है ना, वो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पे लोड लाइन भी ख़त्म हो गई है ना। अब लोड लाइन इस जगह तक थी, तो क्यू पॉइंट लोड लाइन के ऊपर ही रहता है, तो इस जगह पे इस वैल्यू से करंट मज़ीद नहीं बढ़ सकता। तो ये जो मैक्सिमम करंट है वो कितना हो सकता है किसी भी सर्किट में? सैचुरेशन में आपके पास जो VCE है, ये ध्यान में रखें कि VCE जो होती है वो क्या हो जाती है, 0.2 या उससे कम, 0. लेस Yes, देन और sir. 0.2. So what would be the saturation current for this circuit? क्या इक्वेशन होगी? Sir, saturation current. VCC over RC. VCC over RC. This is the saturation current. ठीक है। तो अगर मैं आपसे अभी जो एग्जांपल हम देख रहे थे उसका सैचुरेशन करंट मैं अगर पूछूं तो क्या होगा? अगर आपके पास Sir, कैलकुलेटर 12 volts divided by 2.2 volts. 12 डिवाइड बाय 2.2 के, 5 So, point. किलो ohms. तो ये नंबर कितना बनेगा? एक second. That's 6.7. 5.45. 5.4 मिली एम्पेयर, ठीक है। Yes. तो 5.4 मिली एम्पेयर करंट होगा। अभी कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में इस वक्त? 2.35, ठीक है। इसका मतलब जो करंट है, ये वाला जो करंट है अभी इसके सैचुरेशन वैल्यू से बहुत कम है, ठीक है। Yes, sir. ठीक होगा। तो ट्रांजिस्टर अभी एक्टिव रीजन में है, सही है ना, एक्टिव रीजन में। दिस इज इंडिकेटर कि आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। तो आप ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो सर्किट है, ट्रांजिस्टर है, उसमें वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, और फिर आप उसका IV निकालते हैं और IC निकालते हैं, ठीक है। लेकिन Yes, sir. अगर आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं है, सैचुरेशन रीजन में है, तो फिर ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। फिर आपका जो सैचुरेशन करंट है दैट वुड बी डिटरमिन्ड बाय द सर्किट वैल्यू, तो वो इससे आ जाएगा, VCC डिवाइड बाय RC से आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो यू ऑलवेज चेक कि ये जो करंट आ रहा है इट इज लेस देन दिस करंट, सो दैट ट्रांजिस्टर वुड बी इन एक्टिव रीजन, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। IC should be less than IC set if, यहाँ लिख देता हूँ, if IC is less than IC set, if IC is less than IC set, this implies transistor is in active region. Okay, ये नजर आ रहा? ठीक है, सर नहीं आ रहा। ये आपको नजर नहीं आ रहा? अब आ रहा है सर, आपकी शेडो से वरना लाइट पड़ती है। एक मिनट, यहाँ पर कंडीशन ये है, if IC is less than IC set, ठीक है, this implies transistor would be in active region. Okay, else
IC is not less than IC sat. This implies transistor will be in saturation region. तो आपका ट्रांजिस्टर, जब भी आप ट्रांजिस्टर को बाइस करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे, बाइसिंग कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई कनेक्टेड होगी, पावर अप करेंगे, तो एक्टिव में भी जा सकता है, सैचुरेशन में भी और कट ऑफ में भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली बाइस किया हुआ है उसको, ट्रांजिस्टर ऑन है, तो फिर कट ऑफ में तो नहीं जाएगा, ऑफकोर्स उसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो, और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है, उसके लिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में भी जा सकता है और एक्टिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये कंडीशन चेक करके फिर बताएंगे। लेकिन यूजुअली मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सर्किट को सॉल्व करते हैं, किसी भी गिवन सर्किट को, तो पहले आप इसको एज्यूम करते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही है, ठीक है, और फिर आप एनालिसिस करते हैं। पता कैसे चलेगा कि सैचुरेशन में है या नहीं? जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने अभी रिजल्ट निकाल लिया IC इक्वल टू बीटा IB, आपने कहा जी मैंने करंट निकाल लिया IC, ठीक है, आपने इक्वेशन लिखी, आपने फाइंड कर लिया IC इक्वल टू बीटा IB। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो करंट है ट्रांजिस्टर का सही है या नहीं है? क्योंकि ये करंट आपका अगर सैचुरेशन में होता ट्रांजिस्टर, तो ये तो उससे बढ़ जाना था, ठीक है, should not be less than this, it might be greater than IC sat। क्वेश्चन समझ आ रहा? रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक सर्किट है, उसको सॉल्व किया और आपने IC की वैल्यू फाइंड कर ली, जी और सर। आपने एज्यूम किया था कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, जी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रांजिस्टर वाकई एक्टिव रीजन में है? वो सैचुरेशन में भी हो सकता है। सर, जो ये सैचुरेशन वाली वैल्यू है ये लेस होगी ना? इसका मतलब पहले आप सैचुरेशन की वैल्यू फाइंड करके उसको कंपेयर करके देखेंगे कि जो भी वैल्यू आ रही है वो कहीं इस सैचुरेशन करंट से ज़्यादा तो नहीं आ गई। नहीं सर, अगर वैसे तो जब हम सॉल्व करते हैं सर्किट तो आईसी में हम यही सोच के सॉल्व कर रहे होते हैं ना कि वो एक्टिव में है, लेकिन अगर सर हमसे वो सिचुएशन मांग ले तब हम कंपेयर करके बताते हैं कि इसके बाद भी वो एक्टिव में है। सर एक्टिव रीजन में हम लोग देखेंगे उसके क्यू पॉइंट जो है उससे लोड लाइन एनालिसिस जब हम उसका करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में है। अंजला, पहले आप जरा बताएं, मुझे अभी सही क्लियर नहीं पता चला आपने क्या कमेंट किया। सर, मैं ये कह रही थी कि जब आप हम वैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये लिखा है कि आप आईसी निकालें तो हम यही सपोज करते हैं कि हम एक्टिव रीजन में ही हैं, लेकिन जी जी। अगर वो हमसे सैचुरेशन करंट भी मांगता है तो फिर उस केस में हमें उसको बताना पड़ता है उससे इक्वेशन से कि अगर तो आई सैचुरेशन जो है वो ज्यादा है आईसी से, तब भी हम एक्टिव उसमें ही हैं, एक्टिव रीजन में ही हैं। मतलब कहना क्या है कि आप हमेशा जब सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, IC फाइंड कर रहे हैं, तो साथ IC सेट भी फाइंड करें उस जी सर्किट सर, तो उससे कंफर्मेशन कि हो जाती कितना है कि हाँ। मैक्सिमम उसमें से करंट फ्लो कर सकता है, जी सर। ठीक है। तब आप कंपैरिजन करके फिर बताएंगे कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है या नहीं, जी सर। ठीक है। तो सिर्फ अकेले IC फाइंड करके आप ये कह दें कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है और ये करंट फ्लो करेगा, हो सकता है उसमें से इतना करंट फ्लो कर ही ना सकता हो, उसका करंट तो इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, जी ठीक सर। है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस सर्किट को मैंने सॉल्व किया, तो करंट आ गया इसमें से 10 मिली एम्पेयर, जबकि इसका IC सेट जो था वो 5 मिली एम्पेयर है। इसका मतलब इस सर्किट में तो 5 मिली एम्पेयर से करंट ज़्यादा जा ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं इसमें से 10 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब आप ये वाली इक्वेशन लगाते हैं ना, इसमें IB के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, IB कहाँ जा रहा है, IB
की वैल्यू इतनी ज़्यादा आपने पुट इन कर दी कि आपका IC 10 मिली एम्पेयर पर पहुंच गया है, ठीक है, जबकि सैचुरेशन करंट तो उसमें इतना फ्लो कर ही नहीं सकता। सैचुरेशन करंट उसका 5 मिली एम्पेयर है, उससे ज़्यादा करंट जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। यस तो आप सर। हमेशा ना हमेशा हर कॉन्फ़िगरेशन का एक सैचुरेशन करंट फाइंड करते हैं। दिस इज IC से। अब आप आगे हैं, इस सर्किट का सैचुरेशन करंट बताएं क्या होगा, इस सर्किट का, उसकी क्या इक्वेशन होगी? सर VCC ओवर RC। RC प्लस RE भी करेंगे ना अब, क्योंकि आउटपुट लूप में देखें ना ये भी आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसमें उसमें कहीं पे इक्वेशन लिखी हुई है अगर तो मेरे पास आ जाएगी। दिस इज IC सेट या VCC डिवाइड बाय RC प्लस RE। यस सर। ये VC 0 होगी। यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ से होता हुआ ग्राउंड जाएगा। इसके पास में ये दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये इन दो रजिस्टर से लिमिट होगा। वोल्टेज डिवाइडर का बताएं सैचुरेशन करंट कैसे होगा, उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? सर ये VCC और RC होगा। RC प्लस RE भी होगा ना। प्लस RE होगा क्योंकि वो नीचे मीटर रेजिस्टेंस लगी हुई है। आउटपुट पाथ दिखा करो ना पूरा, पाथ में वो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसमें उसने ये सैचुरेशन करंट निकाला RC प्लस RE, ठीक है। यस सर। वेक्टर फीडबैक का जल्दी से बताओ। सर इसमें भी VCC ओवर RC और RE। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आप पहुँच गए। जी सर। आप माशाल्लाह से सैचुरेशन करंट निकाल सकते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। जी सर। इसका एक और इंडिकेटर होता है, लेकिन मैं अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। बस आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी DC एनालिसिस, किसी भी सर्किट का DC एनालिसिस कर रहे हैं, तो काइंडली आप ये ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है। ठीक है सर। अदरवाइज आपका सारे रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, गलत, एंड यू विल नॉट गेट एनी क्रेडिट। यस सर। तो ये मैंने थोड़ा लेट बताया आपको कि सैचुरेशन करंट भी होता है और वो कैसे फाइंड करता है, बट मैं इसलिए कि ताकि ना पहले आप एनालिसिस का मेथड सीख लो, ठीक है, और फिर जो है ना वो ये हम देख लेंगे। अच्छा, अब जरा ना हम आते हैं, कितना मिनट रह गया मेरा ख्याल है। डिज़ाइन और ट्रबल शूट नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, वो इतना लेंथी मुझे टाइम नहीं चाहिए होगा इंशाल्लाह। कॉन्फ़िगरेशंस को हम आज वाइंड अप कर लेते हैं सारे। दिस दिस दो तीन कॉन्फ़िगरेशंस और देखते हैं और फिर हम देन वी विल फिनिश, ठीक है। तो अभी जो है ना वो वही लोग हैं जो कि शुरू में नज़र आए थे, कोई एडिशन नहीं है मज़ीद, क्योंकि आगे चला गया। This is called emitter follower configuration and it is also called common collector configuration. इसको जरा पहचानने की कोशिश करते हैं कि why it is called common collector। पहली बात यह कि इसका जो ट्रांजिस्टर स्टिल वी हैव NPN transistor pointing out, arrow pointing out at the emitter phase, and this one is collector. Now you see collector is connected with ground here, okay, right? Because यस of सर। दिस कि कलेक्टर ग्राउंडेड है यहाँ पे, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चैप्टर 5 में हम ये देखेंगे, बट अभी भी इस स्टेज पे बताना मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपको उस वक्त भी फ़ायदा होगा कि कॉमन कलेक्टर जो होता है ना,
सॉरी, जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, कोई भी हो, कॉमन बेस हो, कॉमन एमीटर हो या कॉमन कलेक्टर हो, जैसे यहाँ पे ये कॉमन कलेक्टर है। जो कॉमन टर्मिनल होता है उस पर ना कोई आप इनपुट देते हैं और ना ही वहाँ से कोई आउटपुट लेते हैं जब आप उसको एसी अप्लाई करते हैं। इसका डीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जब आप एसी अप्लाई करते हैं इस एम्पलीफायर को, इस सर्किट को, तो जो जो टर्मिनल कॉमन होता है उस पे ना तो आप इनपुट अप्लाई करते हैं ना ही आउटपुट होती है। जैसे ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे आप ना इनपुट क्या देंगे, ग्राउंड तो ग्राउंड है, इनपुट देंगे तो वो भी शॉर्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ग्राउंड से आप आउटपुट क्या उठाएंगे, और ग्राउंड से आउटपुट लेंगे भी तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, वो तो जीरो ही रहती है, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि कॉमन टर्मिनल जो कि ग्राउंड होता है उससे आप कोई भी आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है। उसके रेफरेंस से तो ले सकते हैं, ग्राउंड के रेफरेंस से किसी और पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैं सिग्नल दूंगा तो कोई सिग्नल मिलेगा मुझे, लेकिन ग्राउंड में कोई सिग्नल मुझे नहीं मिलेगा, ग्राउंड पे मुझे ग्राउंड ही मिलेगा या जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो यस सर। आप ज़रा इस तरह से भी सर्किट को आप ना रिकग्नाइज करने की कोशिश करो कि कॉमन एमीटर कौन सा है, कॉमन बेस कौन सा है और कॉमन कलेक्टर कौन सा है। तो इसमें कलेक्टर जो कि कॉमन है तो ये कॉमन कलेक्टर है, ठीक है। आप ज़रा ना मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूँ। इस सर्किट को देख के बताओ कि ये कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है या कॉमन कलेक्टर है। कॉमन एमिटर। कॉमन एमीटर है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ मैं और ना ही यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। बेस पे इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, कलेक्टर से आउटपुट ले रहा हूँ, तीसरा टर्मिनल पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये कॉमन एमीटर होगा, ठीक है। देखो सर्किट यस दिखाता हूँ सर। आपको, इसको रिकग्नाइज करो। कॉमन बेस। कॉमन कॉमन बेस। बेस, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके ऊपर ना मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ ना ही आउटपुट। तो एक पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, एक पे आउटपुट, जो रह जाता है ना उसी की बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन का नाम जो है वो असाइन कर देते हैं कि इसमें एमीटर पे भी आ गया सिग्नल, कलेक्टर पे भी आउटपुट सिग्नल आ गया, बेस रह गया, तो बेस चूँकि रह गया तो ये कॉमन बेस है, ठीक हो गया। जी सर। यस सर। चलो ये तो अच्छा हो गया। अब ज़रा ना इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट को पहले ना आप ये देखो कि क्या ये बाइसिंग इसकी हमने ठीक की है, रजिस्टर्स वगैरह लगा के और बैटरी लगा के, क्या आपको कुछ गलत तो नहीं लग रहा। यहाँ पे एक बैटरी, नेगेटिव बैटरी लगी हुई है, माइनस सप्लाई लगी हुई है। तो यहाँ से अपने इस तरह से इसको देखना है कि जो सप्लाई है वो मैंने जिस तरह से लगाई है, क्या ये सप्लाई बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर रही है या नहीं। नहीं करी सर। पहला सर क्वेश्चन इसमें नहीं कह रही। सर इसमें नहीं कह रही। नहीं, थोड़ा और गौर से देखें ना, मे बी आपको कुछ और क्लू मिल जाए कि शायद ये कर रही हो। एकदम से ना डायरेक्ट आंसर ना दें, सोच के बताएं। पहले ये देखें कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कब होगा। दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड यू नो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस है वो पी टाइप होता है और एमीटर जो है वो एन टाइप होता है, ऐसे ही एन है। टाइप। यस सर। तो बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होने के लिए बेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मोर पॉजिटिव पॉजिटिव। देन एमीटर, ठीक है। अब देखो एमीटर के ऊपर वोल्टेज मैंने लगा दिया सम नेगेटिव पोटेंशियल, और बेस के ऊपर मैंने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, लेकिन जीरो भी तो एक पोटेंशियल होता है ना। जी जीरो सर। जीरो इज एट हायर पोटेंशियल देन सम -1 -5 -10, ठीक है। जी सर। So you can say और that base is at higher potential than emitter, so it should be forward bias. ठीक है? यस सर। यस सर। And similarly, collector to base junction should be what? Collector base junction should be reverse bias. This is P type, this is N type. So N type should be at higher potential than
बेस, P type. so that it becomes reverse bias. ठीक है, it should be more positive than base. आप ज़रा गौर से बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए? नो सर। फिर गौर से देखें, हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। तो सेम ही है ना, क्योंकि वो भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड ही है। मैं ना बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर जा सकते हैं इस क्लास में? कोई और क्लास तो नहीं है पाइपलाइन में? सर इसके बाद सर इजाज की क्लास है। अच्छा चलो, यस सर, हमारी लैब है अभी। चलो चलो, बस 1-2 मिनट दे दें फिर। दिस इज P टाइप, N टाइप, M टाइप, इसको मैं सर्कल कर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि बेस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम Towards emitter. लेफ्ट टू राइट? Towards. Yes sir. यस सर। अच्छा, अब ये जो करंट है ये कहाँ से आ रहा है? ये ग्राउंड से होके RB के थ्रू आ रहा है बेस में, जी सर। ठीक है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, IB, ये भी IB ही है। अगर यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर ड्रॉप कैसे आएगा? प्लस हियर एंड माइनस हियर। माइनस। तो इस ड्रॉप को देखते हुए मुझे बता सकते हैं कि बेस के ऊपर एक्चुअल में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, -1, -2, -3, वट ग्रेटर देन जीरो, सॉरी, जीरो लेस देन और जीरो और लेस देन जीरो। 0। जीरो तो नहीं हो सकता ना, यहाँ जीरो आ सकता है क्या? नहीं सर, लेस देन 0 ही होगा। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता अगर ये करंट फ्लो कर रहा है और कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई ड्रॉप आएगा और यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी और वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, माइनस समथिंग, ठीक है। Yes sir. अगर यहाँ पोटेंशियल माइनस आ रहा है इस पॉइंट पे, ये P टाइप है ये, अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो तो हमें पता है, Positive. 0। Positive. आप बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट से हायर है या लो? Gather. High है sir. दिस इज हायर, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज मोर Yes sir. पॉजिटिव देन दिस। यस सर। तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा? दिस वन रिवर्स बायस, क्योंकि अगर N टाइप P टाइप से हायर पोटेंशियल के ऊपर मोर पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। दिस इज रिवर्स बायस, दिस वन इज फॉरवर्ड बायस। अब आप इसमें आपको पता चल गया कि ये जो ट्रांजिस्टर ये एक्टिव रीजन के लिए बायस्ड है, तो दिस इज अ वैलिड बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब ये वैलिड का मतलब है कि इसमें क्यू पॉइंट हम सेट कर सकते हैं एक्टिव रीजन में। तो अब इसकी इनपुट लूप लिखिए आप इस तरह से, फिर आप IB निकालिए, IB से फिर IC निकालिए, फिर आउटपुट लूप लिखिए, वो इस तरह से आउटपुट लूप लिखिए, ठीक है। वो इस बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, इनको आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। Yes sir. यस हो सर। जाएगा। यस सर। तो मैं इसमें ना थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ कि ये
मेथड एक ही है सब में, ठीक है। जो क्लू था, जो मेन जो कंसेप्ट था और रिकग्निशन थी, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट इज जस्ट द प्रैक्टिस, ठीक है। तो Yes, ये sir. चीज़ हम इसमें इनपुट लूप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आउटपुट लूप लिख सकते हैं, ये इनपुट लूप का रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट लूप का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, साथ इसके कुछ मिसलिनियस बाइस कॉन्फ़िगरेशन हैं, जैसे ये कॉमन ये कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आप कुछ और ऑर्थोडॉक्स किस्म की ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये लेटर ऑन आप देखेंगे, दिस इज आल्सो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है Yes, स्टिल, बट नाउ इट हैज़ टू पावर सप्लाईज हियर, ठीक है। वन इज एट द टॉप एंड अदर वन इज एट द बॉटम, ठीक है, माइनस VEE। अभी आपने देखा कि एक सप्लाई नेगेटिव सप्लाई आप नीचे भी लगा सकते हैं, ये भी बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगी, ठीक है। तो दो सप्लाईज के साथ भी आप सर्किट को बाइस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसको हम लेटर ऑन किसी पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेंगे, बट एनालिसिस आपने ज़रूर करना है। ये समरी है सारे सर्किट की, देन वी विल कम टू डिज़ाइन ऑपरेशन लेटर ऑन। बट डिज़ाइन ऑपरेशन से पहले ना एक छोटा सा और काम करना है आपने। सर जी नेक्स्ट क्लास शुरू हो Sir, गई है सर। just की call आ- ओके, जस्ट 10 सेकेंड। सर अगली ये जो सेक्शन 4.15 है ना, Yes, ये sir. आप ये भी साथ ही उसके अटैच करें फॉर PNP ट्रांजिस्टर्स। Okay, sir. ये कहाँ से कन्फिग्रेशन है, एमिटर, ये आपकी एमिटर बाइस कन्फिग्रेशन है नाउ विद इम्प्लीमेंटेड विद PNP ट्रांजिस्टर। और सप्लाई ऊपर जो टॉप पे अब लगी हुई है माइनस VCC लगी है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की टाइप चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप ये भी PNP ट्रांजिस्टर है विद वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी सप्लाई नेगेटिव ऊपर लगी है। थोड़ा सा फ़र्क इसमें आएगा आपको करंट की डायरेक्शंस में और वोल्टेज की पोलैरिटीज़ में, अदरवाइज द सेम मेथड्स आर अप्लाइड। ये भी ये देखें, इसमें भी उसने अप्रॉक्सीमेट अप्रोच यूज़ के कंडीशन टेस्ट कर रहा है, और फिर VB फाइंड करके VE, और फिर फाइंड कर रहा है VCE। तो वही चीज़ें निकाल रहा है, बट विद PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। उसी मेथड को यूज़ करना उस तरह से, राइट। जी सर बिल्कुल। चलें चलें, आई होप के ना आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में जब आप आएंगे तो इस सर्किट इस चैप्टर के जितने भी आपको मैंने अभी असाइन किए हैं प्रॉब्लम, इनको गो थ्रू करके आएंगे, और असाइनमेंट में मैं आपको दे दूंगा, और क्यूरीज लेके आएंगे अपनी। और हम आई होप कि आप एक एक्स्ट्रा सेशन भी रखें, ये भी ऑन सैटरडे, कि हम जो ना और एग्जांपल्स कर सकें, ठीक है। Inshallah, sir. सही सर, इंशाल्लाह सर। चलें, ठीक है फिर। Allah Hafiz, sir. दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। सर थैंक यू। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़। Yes, sir. अल्लाह हाफिज़। Lafi.